नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज LAC पर चीन की फोटोबाजी कैसे पकड़ी गई, विश्व मंच पर पाकिस्तान को एक बार फिर तमाचा कैसे पड़ा, पुतिन का न्यू ईयर बम क्या है और भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी राजस्थान कैसे संभालेंगे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन की जंग से जुड़ी। रूस ने ताल ठोककर यूक्रेन से बदला लिया है और इसी के साथ एक बार फिर शाहिद 136 ड्रोन ने जंग के मैदान में जबरदस्त एंट्री मारी है। रूस ईरान से मिले शाहिद ड्रोन से यूक्रेन को लगातार निशाना बना रहा है, लेकिन इस बार का हमला रूस के लिए काफी अहम था क्योंकि इस बार उसके ड्रोन पुतिन का मैसेज लेकर यूक्रेन पर टूटे। यह पुतिन के बदले का मैसेज था, उस एयरबेस अटैक का बदला जो इस महीने की शुरुआत में ही रूस पर हुआ था। दिसंबर शुरू होते ही रूस की एयरफोर्स के 3 हवाई अड्डों पर ड्रोन अटैक हुए थे और रूस ने उन ड्रोन अटैक का जिम्मेदार यूक्रेन को ठहराया था। इसलिए पुतिन ने ज़ेलेंस्की को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया और ड्रोन का जवाब ड्रोन से दे डाला, जिसके लिए रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर शाहिद ड्रोन छोड़ दिए। रूस का यूक्रेन को शाहिद ड्रोन से निशाना बनाना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस ड्रोन हमले में जो नया था वो ये कि इस बार ड्रोन अकेले नहीं आए। इस बार वो अपने साथ एक खतरनाक मैसेज लेकर यूक्रेन पर टूटे। ये मैसेज था पुतिन का। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर की गई उनमें मार गिराए गए एक शाहिद ड्रोन पर रूसी भाषा में बिल्कुल साफ साफ शब्दों में हाथ से फॉर रिजाइन लिखा नजर आया, यानी रिजाइन के लिए। और रिजाइन रूस का वो इलाका है जहां मौजूद एयरबेस पर 5 दिसंबर को धमाके हुए थे। ये बहुत अहम एयरबेस है क्योंकि वहां परमाणु हथियार दागने वाले रूस के बॉमर तैनात रहते हैं। और तब दावा किया गया था कि धमाकों से रूस के कुछ बॉमरों को भी नुकसान पहुंचा था। तब यूक्रेन की एयरफोर्स के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से 2 तस्वीरें पोस्ट की गई थीं, जिनमें एक फोटो में रूस के एक बॉमर का कचूमर निकला हुआ दिखा भी था। उस पोस्ट में यूक्रेन की वायुसेना ने जश्न मनाते एक इमोजी के साथ लिखा था कि रिजाइन क्या हुआ, यानी कि यूक्रेन सीधे सीधे रूस का मजाक उड़ा रहा था, उसे पहुंचे नुकसान का जश्न मना रहा था। और पुतिन पहले दिन से अपने परमाणु हथियारों का दम भर रहे हैं। ऐसे में उनके इतने अहम हथियार को चोट पहुंचेगी तो वो हाथ पर हाथ धरकर तो बैठे नहीं रहेंगे। इसलिए रूस ने भी यूक्रेन पर ड्रोन बरसा दिए और सीधे सीधे यूक्रेन से बदला लेने का ऐलान कर दिया। लेकिन रूस ने अचानक यूक्रेन पर वार नहीं किया, बल्कि उसने पहले ही बदला लेने की चेतावनी दे दी थी, जिसकी सैटेलाइट तस्वीर भी कुछ दिन पहले सामने आई थी। उस तस्वीर में रूस के एक एयरबेस में एक विमान खड़ा दिखा और नीचे रनवे पर रूसी भाषा में लिखा था डेथ टू द नाज़ीज़, मतलब नाज़ियों की मौत। रूस यूक्रेन की ज़ेलेंस्की सरकार को नाज़ी ही बताता है और 24 फरवरी को उसने उस कथित नाज़ी सरकार से यूक्रेन के लोगों को आजाद कराने का ऐलान करते हुए यूक्रेन पर हमला कर दिया था। रूस के जिस एयरबेस की ये तस्वीर है वो उसके सरातफ इलाके में आता है। 5 दिसंबर को रूस के रिजाइन के साथ सरातफ इलाके में मौजूद एयरबेस पर भी धमाका हुआ था। रूस के ये दोनों ही एयरबेस यूक्रेन से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर हैं। रूस का दावा है कि उसके एयरबेस पर धमाके यूक्रेन ने किए थे। ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यूक्रेन अगर रूस के इतनी अंदर हर वक्त सुरक्षा के घेरे में रहने वाले संवेदनशील हवाई अड्डों पर हमला कर सकता है तो उसकी राजधानी मॉस्को को दहलाना तो यूक्रेन के लिए बाएं हाथ का खेल है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, 2023 में रूस की सेना 2 लाख सैनिकों के साथ यूक्रेन पर हमला करेगी। ये दावा यूक्रेन की सेना के चीफ और वहां के रक्षा मंत्री दोनों ने किया और आशंका जताई कि रूस नए साल के शुरुआती महीनों में ही यूक्रेन की राजधानी कीव समेत पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में बड़ा हमला करेगा। इससे पहले रूस ये ऐलान कर चुका है कि वो क्रिसमस के मौके पर भी युद्ध नहीं रोकेगा, जबकि ज़ेलेंस्की ने अपील की थी क्रिसमस के मौके पर रूस शांत हो जाए और उसकी सेना वापस चली जाए। लेकिन रूस ने साफ कर दिया कि वो जंग नहीं रोकेगा, जिसके बाद यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के लाखों सैनिक 2023 में यूक्रेन पर धावा बोलेंगे, जिसके लिए रूस में उन 2 लाख जवानों की ट्रेनिंग चल रही है जिन्हें यूक्रेन में तबाही की कहानी लिखने के लिए भेजा जाने वाला है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने हमले के समय का भी अंदाजा लगाया और बयान दिया कि रूस फरवरी में यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि अभी रूस अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। मतलब यह कि रूस नहीं रुकने वाला, वो ना क्रिसमस की परवाह करेगा और ना नए साल की, क्योंकि पुतिन ने ज़ेलेंस्की की क्रिसमस पर हमला रोकने की अपील को ठुकरा दिया है और नए साल में नए सिरे से जंग लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं, जिसका ट्रेलर पिछले 1 हफ्ते में दिख चुका है। क्योंकि पुतिन की सेना ने एक बार फिर कीव का रुख किया और उस पर आत्मघाती ड्रोन से हमला कर दिया। यूक्रेन को डर है कि केवल कीव ही नहीं, यूक्रेन का दक्षिण और पूर्वी हिस्सा भी पुतिन के प्रकोप का शिकार बनेगा, क्योंकि यूक्रेन के सेना प्रमुख ने बयान दिया
कि 2023 के शुरुआती महीनों में रूस कीव पर नए सिरे से हमला कर सकता है, जिसके लिए वो करीब 2 लाख नए सैनिकों को तैयार कर रहा है। इसलिए यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई के लिए अपने सैनिकों को रेडी रखना होगा, क्योंकि 2023 में रूस 100% तैयारी के साथ वार करेगा। यूक्रेन के सेना प्रमुख को लग रहा है कि इस बार रूस का पहला टारगेट कीव होगा, क्योंकि पिछली बार यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को कीव में घुसने से रोक दिया था और इस बार पुतिन सारी कसर पूरी करेंगे। यूक्रेन के सेना प्रमुख का ये बयान उनका डर दिखाता है। जो सच हुआ तो अगले साल फरवरी में यूक्रेन की तबाही की एक नई कहानी लिखी जाएगी। हालांकि यूक्रेन रूस की इस तैयारी को उसकी बौखलाहट से जोड़ रहा है, क्योंकि जंग के 10वें महीने में भी यूक्रेन और रूस की सेना के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी है। यही नहीं, यूक्रेन का साथ देने वाले नेटो और यूरोपियन यूनियन भी रूस पर दबाव बनाने का मौका नहीं छोड़ रहे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने रूस पर दबाव बनाने के लिए नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया, जिसके लिए 27 देशों के राजदूतों के साथ कई दिनों तक बातचीत की गई, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने रूस पर नए प्रतिबंधों को मंजूरी दे दी, जिनके तहत रूस के 200 लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इसके अलावा रूस के खनन पर बैन लगा, साथ ही तेल निर्यात पर प्राइस कैप भी लगाया गया, जिसका मतलब यह कि यूरोपियन यूनियन ने रूस के तेल का रेट फिक्स कर दिया और अब वो अपनी मर्जी की कीमत पर तेल नहीं बेच पाएगा। यानी यूक्रेन समर्थक देश रूस पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, लेकिन पुतिन के तेवरों से लग रहा है कि उन पर लगाए गए सारे बैन बेअसर साबित हो रहे हैं। उधर अमेरिका के टेक्सास में एक F-35B फाइटर जेट लैंडिंग करते वक्त क्रैश हो गया। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसे वहां मौजूद किसी आदमी ने ही रिकॉर्ड किया था, जिसमें अमेरिका का एक F-35B लड़ाकू विमान रनवे पर लैंडिंग करता नजर आया। अमेरिका का ये फाइटर प्लेन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में माहिर है। मतलब ये कि F-35B लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर की तरह सीधा जमीन से ऊपर उठ सकता है और सीधा उतर भी सकता है, और नॉर्थ टेक्सास मिलिट्री बेस के रनवे पर F-35B ऐसा करता भी दिखा। लेकिन जैसे ही इस लड़ाकू विमान के पहियों ने रनवे को छुआ, उसका अगला हिस्सा जमीन से जा टकराया। इसके बाद फाइटर जेट से धुआं निकलने लगा। he just crashed. हादसे के बाद F-35B रनवे पर फिसलते हुए आगे बढ़ता दिखा और तभी उसमें सवार पायलट तेजी से बाहर निकला और फिर पैराशूट की मदद से सुरक्षित जमीन पर उतर गया। It was hovering down and then it bounced, lost balance. बताया गया कि F-35B लड़ाकू विमानों में खास बदलाव करके इन्हें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है। यही वजह है कि इसे बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन इस हादसे की जांच में जुट गई। इस बीच इस्तांबुल के मेयर को तुर्की की एक अदालत के सजा सुनाने के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के मेयर को सरकारी अधिकारियों का अपमान करने के आरोप में 2 साल और 7 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। साथ ही उन पर राजनीतिक बैन भी लगा दिया गया, जिसके बाद इस्तांबुल की सड़कों पर ऐसा संग्राम छिड़ा कि तुर्की के मेयर एक्रम इमामोग्लू की एक आवाज पर हजारों लोग नगर निगम के दफ्तर के बाहर हजारों की तादाद में जुट गए। तुर्की की सरकार के खिलाफ जुटे प्रदर्शनकारियों ने वहां देशभक्ति के गाने बजाए और तुर्की के झंडे भी लहराए। प्रदर्शनकारियों ने इमारत पर तुर्की के संस्थापक का काफी बड़ा बैनर भी लगाया, जिसके बाद एक्रम इमामोग्लू लोगों के सामने आए और उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को राजनीति से प्रभावित करार दिया। तुर्की में अगले साल चुनाव है और एक्रम इमामोग्लू को बीते 2 दशक से तुर्की की सत्ता में जमे राष्ट्रपति रजिब तायिप एर्दोगान का विरोधी माना जाता है और इसी वजह से एर्दोगान के लिए इस बार मुकाबला मुश्किल है। वो किसी भी तरह अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, क्योंकि तुर्की की आसमान छूती महंगाई की वजह से वहां के लोग एर्दोगान की सरकार से काफी नाराज हैं और वहां उनके खिलाफ जबरदस्त माहौल बन गया है। ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति के खिलाफ वहां के विपक्ष की 6 पार्टियां एकजुट हो गई हैं। हालांकि इस गठबंधन की अगुवाई एक्रम इमामोग्लू की रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी कर रही है, लेकिन अभी तक गठबंधन में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर सहमति नहीं बनी है। माना जा रहा है कि इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू को ही विपक्ष की तरफ से तुर्की के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तुर्की में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, उनसे वहां इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि वो एर्दोगान को अगले साल होने वाले चुनाव में हरा भी सकते हैं। इधर पाकिस्तान के सेना प्रमुख के LOC दौरे के बाद खबर आई कि आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने भारतीय चौकियों पर आत्मघाती हमले की साजिश रची है। पाकिस्तान का नया चीफ बनने के बाद पिछले हफ्ते ही आसिम मुनीर ने पहली बार LOC का दौरा किया था, जिसके बाद खुफिया एजेंसियों ने इस बात का अलर्ट जारी किया कि लश्कर के आतंकी भारतीय चौकियों पर आत्मघाती हमले की तैयारी में है। न्यूज 18 को मिले खुफिया दस्तावेज के मुताबिक हमले के लिए लश्कर के आतंकी डटोट नाम के एक गांव में जमा है। LOC के करीब ये गांव आधा पाकिस्तान में पड़ता है और आधा भारत में। दस्तावेज के मुताबिक डटोट गांव के पाकिस्तान वाले हिस्से में आतंकी हमले के लिए इकट्ठा हुए हैं।
जिनके साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एक अधिकारी भी मौजूद है और उसी की निगरानी में सुरक्षा बल पर आत्मघाती हमले की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही ISI ने जम्मू में टारगेट किलिंग की भी साजिश रची है। दस्तावेज के मुताबिक ये काम उसने जैश ए मोहम्मद को सौंपा है। उधर संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक टीम 18 दिसंबर को ईरान पहुंचने वाली है। वो वहां इस बात की जांच करेगी कि क्या ईरान वाकई परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि इजराइल लगातार ये दावा कर रहा है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। और इसी का पता लगाने IAEA की एक टीम रविवार को ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचेगी। वहां ये टीम इस बात की जांच करेगी कि ईरान ने अपने यूरेनियम को कितना शुद्ध कर लिया है, क्योंकि पिछले महीने ही पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को शुद्ध करने का काम बहुत तेजी से कर रहा है। अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने भी ये चिंता कई बार जाहिर की है कि ईरान बड़ी तेजी से परमाणु बम बना रहा है। हालांकि पहले ये आशंका जताई गई कि उसे ऐसा करने में 2 साल या इससे ज्यादा का वक्त लगेगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उसने यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर लिया है और परमाणु बम बनाने के लिए उसे 90% तक शुद्ध करना जरूरी है। जिसके बाद पश्चिमी मीडिया में ये रिपोर्ट आई कि वो 1 साल के भीतर ही एटम बम तैयार करने में कामयाब हो जाएगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि रूस पर इस काम में ईरान की मदद करने का आरोप है। इधर राजस्थान के दौसा पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट के समर्थन में खूब नारे लगे। राहुल की यह यात्रा बीजेपी को चुनौती देने के लिए निकाली जा रही है और कांग्रेस इस कोशिश में जुटी है कि चुनाव में वो बीजेपी को कांटे की टक्कर दे सके। लेकिन उस टक्कर से पहले राहुल के सामने अपनी पार्टी के अंदर चल रही 2 गुटों की टक्कर को खत्म करने की चुनौती खड़ी है, क्योंकि पायलट समर्थकों ने एक बार फिर यह दिखाने की कोशिश की कि राजस्थान कांग्रेस में पायलट का कद गहलोत से ऊंचा है। राजस्थान का दौसा वैसे भी पायलट का गढ़ है और जब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा वहां से गुजरी तो पायलट समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इन लोगों को ये तक याद नहीं रहा कि यात्रा राहुल की है, क्योंकि उन्होंने राहुल को भूलकर एक सुर में पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद मंच पर खड़े एक शख्स को उन्हें रोकना पड़ा और पायलट समर्थकों से कहा गया कि वो यात्रा से जुड़े नारे लगाएं। भारत जोड़ो यात्रा के 100वें दिन राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी कलह का जिन्न बोतल से बाहर आ गया और फोकस बीजेपी से शिफ्ट होकर गहलोत और पायलट की लड़ाई पर चला गया, जिससे आलाकमान की गहलोत और पायलट को साथ लाने की कोशिशों पर पानी फिर गया और साफ हो गया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस को भी जोड़ने की जरूरत है। इस बीच केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करना जरूरी नहीं है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि जिन लोगों का वोटर कार्ड उनके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधार को वोटर कार्ड से लिंक करने का फैसला पूरी तरह स्वैच्छिक है। यानी कोई आदमी अपना आधार कार्ड अपने वोटर कार्ड से लिंक करना चाहता है या नहीं, ये उसका फैसला है। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई शर्त नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के आधार और वोटर कार्ड लिंक्ड नहीं है, उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। उधर पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को फरार घोषित कर दिया गया। उनके खिलाफ दुष्कर्म के एक मामले में शाहजहांपुर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद उन्हें फरार घोषित कर दिया गया। उनके खिलाफ 2011 में उनकी शिष्या ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था, लेकिन इस मामले में केस दर्ज होने के बाद से लेकर अब तक स्वामी चिन्मयानंद एक भी पेशी पर कोर्ट नहीं गए। इस बीच हॉलीवुड फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर ने टिकटों की एडवांस बुकिंग से ही करीब 30 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में रिलीज हो गई, जिसे देखने के लिए भारतीय दर्शकों ने करीब 4 लाख से ज्यादा टिकटें एडवांस में बुक की हुई थी, जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अवतार द वे ऑफ वाटर कमाई के मामले में सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। उधर अमेरिका के यूक्रेन को अपना पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने की खबरों के जोर पकड़ते ही पुतिन ने अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी। रूस ने कहा कि अगर यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम मिला तो वो रूस का शिकार बनेगा और कोई भी रूस की कार्रवाई को गलत नहीं ठहरा पाएगा, क्योंकि अमेरिका और उसके साथी यूक्रेन को हथियार, फंडिंग और ट्रेनिंग देकर जंग बढ़ा रहे हैं। रूस का कहना है कि अमेरिका तो इस जंग में घुसता ही जा रहा है और रूस का नुकसान कर रहा है। ऐसे में अगर यूक्रेन को मदद मिलेगी तो ये बिल्कुल वाजिब है कि रूस भी अपनी हिफाजत के लिए यूक्रेन को मिले विदेशी हथियारों का काम तमाम करेगा, फिर चाहे वो पेट्रियट ही क्यों ना हो। मतलब रूस ने अमेरिका को सरेआम धमकी दे दी कि अब भी वक्त है, अमेरिका फिर सोच ले, वो यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम न दे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूक्रेन को पेट्रियट मिल गया
तो रूस उस पर हवाई हमले करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि पेट्रियट वो दमदार मिसाइल सिस्टम है जिस पर अमेरिका आंख मूंद कर भरोसा करता है। पेट्रियट की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि वो अमेरिका का मेन एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि पेट्रियट सिस्टम ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और आधुनिक हवाई जहाजों को डिटेक्ट, ट्रैक और टारगेट कर सकता है। दुश्मन की मिसाइल चाहे 80 किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो, पेट्रियट सिस्टम का रडार उस पर निशाना लॉक कर सकता है। जबकि इतनी दूर से हथियार को पहचानना तो दूर, जमीन से मिसाइल नजर तक नहीं आती। लेकिन पेट्रियट के लिए यह बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वो लंबी रेंज का सिस्टम है। इसी वजह से यूक्रेन जंग की शुरुआत से कई बार अमेरिका से पेट्रियट मिसाइल सिस्टम मांग चुका है, और अब खबर है कि कई बार लटकाने के बाद अमेरिका उसे आखिरकार पेट्रियट देने जा रहा है। इधर यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने मॉस्को में अपनी सबसे घातक मिसाइल को तैनात कर दिया, जिसने अमेरिका और ब्रिटेन की चिंता बढ़ा दी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगर इस मिसाइल को छोड़ा गया तो यह बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है। इस मिसाइल की तैनाती की खबर ने अमेरिका और ब्रिटेन की नींद उड़ा दी, क्योंकि ये मिसाइल करीब 12,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है, जबकि रूस से अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी की दूरी करीब 8,000 किलोमीटर और लंदन की दूरी करीब 2,500 किलोमीटर है। जिसका मतलब है कि दोनों देशों के कई बड़े शहर पुतिन की इस घातक मिसाइल की रेंज में हैं। पश्चिमी मीडिया का यह दावा भी है कि अगर पुतिन ने परमाणु हथियारों के साथ इस मिसाइल को छोड़ा तो हिरोशिमा से भी बड़ी तबाही हो सकती है। इस मिसाइल की तैनाती के पीछे पुतिन के गुस्से को असल वजह माना जा रहा है, जो इसलिए फूट पड़ा क्योंकि उनके मना करने के बाद भी पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। इस बीच एक्टर दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग पर बवाल थमता नहीं दिख रहा है। इस गाने में दीपिका पादुकोण के भगवा रंग की बिकनी पहनने पर विवाद इस कदर बढ़ गया कि उसकी आग देश भर में फैल गई। और उत्तर प्रदेश के आगरा में हिंदू महासभा नाम के हिंदूवादी संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं की विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प हो गई। वो लोग वहां एक सिनेमा हॉल के सामने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के पुतले को फूंकने के लिए जुटे, जिन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मौका देखते ही उसमें आग लगा दी और जमकर नारेबाजी की। इसी तरह यूपी के सुल्तानपुर में तपस्वी छावनी नाम का संत संगठन भी बेशर्म रंग गाने के विरोध में उतर आया। कहीं भी अगर ये फिल्म लगेगी उस जो है तो सिनेमा घर को भी हम लोग जलाएंगे। इंदौर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आईं, जहां कुछ लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए और शाहरुख खान के पुतले की चप्पलों से पिटाई करने के बाद उसे फूंक डाला। राजस्थान में भी फिल्म का भारी विरोध हुआ। अलवर में कई हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता एक जगह जुट गए और शाहरुख की तस्वीरों को आग के हवाले कर दिया। उधर आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 24 घंटे में दूसरी बार पाकिस्तान को लताड़ लगाई। उन्होंने आतंकवाद पर चीन के दोहरे रवैये पर भी चिंता जताई और ये साफ किया कि आतंकवाद को रोकने के लिए दुनिया को हर हाल में एकजुट होना पड़ेगा। एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर आयोजित बैठक में मुंबई हमले और न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए अटैक का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर फिर निशाना साधा। That we cannot let another 9/11 of New York or 26/11 of Mumbai happen again. उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े मददगार चीन पर भी वार किया। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर चीन का दोहरा रवैया पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। मतलब ये कि भारत ने आतंकवाद पर चीन और पाकिस्तान को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। विदेश मंत्री ने मुंबई हमले और आतंकी ओसामा बिन लादेन का जिक्र करके पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। यही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खर को भी करारा जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने भारत पर आतंकवाद के इस्तेमाल का आरोप लगाया था, जिसका जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि आंगन में सांप पालने वाले को वही सांप एक दिन डस लेता है। उनका इशारा पाकिस्तान की जमीन पर बैठे आतंकी संगठनों की तरफ था। इतना ही नहीं, एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तान के एक पत्रकार की बोलती बंद कर दी। पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए आतंकवाद पर उनसे सवाल पूछा था, जिस पर उन्होंने उसे आईना दिखा दिया। It is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. लगे हाथ एस जयशंकर ने पाकिस्तान को अपनी हरकतें सुधारने और एक अच्छा पड़ोसी बनने की सलाह दे डाली। साथ ही उन्होंने ये भी नसीहत दी कि पाकिस्तान को आतंकवादियों को पनाह देना बंद कर देना चाहिए और उसे दूसरे देशों की तरह विकास पर ध्यान देना चाहिए। एस जयशंकर के इन्हीं सख्त तेवरों से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो तिलमिला गए और इसी बौखलाहट में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। आतंकवाद पर पूरी दुनिया के सामने किरकिरी होने से चिढ़े बिलावल भुट्टो शब्दों की मर्यादा ही भूल गए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले शुरू कर दिए और उल्टा भारत पर ही आतंकियों को पालने और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया।
जबकि ये कई बार साबित हो चुका है कि पूरी दुनिया में आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान है, जहां से कई आतंकी संगठन दूसरे देशों को निशाना बनाने के लिए साजिश रचते रहे हैं। इस बीच इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए पुतिन के साथ एक बहुत बड़ी डील की है, जिसके तहत वो रूस से कई जंगी जहाज खरीदने की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच हुई इस डील ने नेटो देशों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि यूक्रेन जंग में ईरान खुलकर रूस के साथ खड़ा है और उसके हथियार ज़ेलेंस्की की सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। मतलब जंग की वजह से दोनों देश एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, जिसे ईरान एक मौके की तरह देख रहा है। इजराइल के मीडिया का दावा है कि यूक्रेन जंग में हथियारों की मदद के बदले ईरान रूस की मदद से अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया है और इसके लिए उसने रूस से युद्धपोत खरीदने और नए जंगी जहाज बनाने की डील की है। इस रक्षा सौदे को पूरा करने के लिए ईरान के अधिकारी कई बार रूस का दौरा तक कर चुके हैं। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान रूस के साथ मिलकर यात्री विमान और हेलीकॉप्टर बनाने की भी तैयारी में है। यही नहीं, दोनों देशों के बीच 70 से 100 सीटों वाले यात्री विमान और का 226 हेलीकॉप्टर बनाने की डील तक हो चुकी है। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक जगहों से धर्मस्थल हटाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा, जिसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को 16 जनवरी तक का समय दिया। सार्वजनिक जगहों से धर्मस्थल हटाने की मांग वाली एक याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके दौरान रेलवे स्टेशनों, पार्क और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर बने धार्मिक स्थलों की जानकारी कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगी। उधर थाईलैंड की राजकुमारी बजरा कित्याभा अचानक बेहोश हो गई और उन्हें हेलीकॉप्टर से बैंकॉक के एक अस्पताल पहुंचाया गया और बताया गया कि अपने कुत्ते को ट्रेनिंग देने के दौरान राजकुमारी बेहोश हो गई थी। पैलेस ने जानकारी दी कि राजकुमारी को दिल की बीमारी है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गईं और उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि पैलेस ने राजकुमारी की हालत स्थिर बताई। इस बीच बांग्लादेश के चटगांव में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने बांग्लादेश के सामने 513 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। भारतीय टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले अपनी दूसरी पारी 258 रन पर घोषित कर दी, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने तीसरे दिन के खेल खत्म होने तक बिना कोई विकेट गंवाए 42 रन बना लिए। हालांकि उसे जीत के लिए अभी 471 रन और बनाने हैं, जबकि भारतीय टीम के पास बांग्लादेशी बल्लेबाजों को आउट करने के लिए 2 दिन है। इधर चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास बड़ी संख्या में सेना के जवानों को तैनात कर दिया। 9 दिसंबर को तवांग में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद से ही भारत की सेना ने LAC पर जवानों की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी। इसी कड़ी में सेना ने अरुणाचल प्रदेश के बुमला में बड़ी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया। उनके पास निगरानी करने के लिए कई आधुनिक उपकरण और रेडार मौजूद हैं, जिनकी मदद से वो LAC के पार होने वाली हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। मतलब ये कि LAC के उस पार चीन क्या कर रहा है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। तवांग में जिस जगह भारत और चीन के बीच झड़प हुई, वहां से बुमला करीब 35 किलोमीटर दूर है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत की सीमा के पास लगातार अवैध निर्माण करने में जुटा है और उसकी नजर बुमला पर भी टिकी है। इसी वजह से भारतीय सेना LAC पर चीन को घेरने और उसे हर मोर्चे पर करारा जवाब देने में जुटी है। उधर अरुणाचल में LAC पर न्यूज 18 की टीम उन बंकरों में पहुंची जो 1962 की लड़ाई के वक्त बनाए गए थे। चीन से मुकाबला करने के लिए उस वक्त भारतीय फौज ने तवांग में भी कई बंकर बनाए थे, जिनमें न्यूज 18 की टीम पहुंची और उन बंकरों के अंदर जाकर वहां के हालात को देखा। असल में ये सभी बंकर 1962 की लड़ाई में भारत के जवानों ने चीन को चुनौती देने के लिए बनाए थे। इन बंकरों की मदद से उस युद्ध में भारतीय सेना ने चीन की भारी भरकम फौज का बखूबी मुकाबला किया था। 1962 में तवांग के डिफेंस के लिए भारतीय सेना की तरफ से इस तरीके के बंकर्स बनाए गए थे। 1962 में चीन की सेना ने लद्दाख में LAC को पार कर भारत की सेना पर हमला बोला था। साथ ही अरुणाचल में तवांग पर भी चीन ने धावा बोला था, लेकिन दोनों ही जगह भारतीय सेना ने चीन का डटकर मुकाबला किया था। इस बीच खबर है कि LAC के नजदीक भारतीय इलाकों पर अपना दावा करने के लिए चीन फोटो वाली साजिश रच रहा है। बताया गया कि पेट्रोलिंग के बहाने चीन के सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में हैं और LAC के नजदीक चीन ने भारत की जमीन हड़पने के लिए फोटो वाला प्लान बनाया। खबर है कि चीनी सैनिक पेट्रोलिंग के नाम पर किसी तरह सीमा पार कर भारत के इलाके में घुसना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि वो भारतीय सीमा में घुसकर वहां थोड़ी देर रुकें। इसके बाद वो सिगरेट और खाने पीने की चीजों के पैकेट वहां छोड़ दें और इसकी फोटो खींचकर बाद में इसे सबूत के तौर पर पेश करें कि वो इलाका उनका है। कहा गया कि चीन 1-2 बार ऐसी हरकत पहले भी कर चुका है। वो भारतीय सीमा में घुसकर फोटो खींचने के बाद ये दावा करता है कि उसके सैनिक उस जगह तक पेट्रोलिंग करते हैं। तवांग में हुई झड़प के बाद भी चीन ने यही झूठ बोला कि उसके सैनिक अपने इलाके में गश्त लगा रहे थे और भारतीय सेना ने उनका रास्ता रोका।
इधर खबर है कि भारतीय सेना के हाथों पिटने से बचने के लिए चीन अपने सैनिकों को एडवांस्ड बॉडी आर्मर देगा। कहा जा रहा है कि चीनी सैनिकों को डर है कि LAC पर वो किसी भी तरह भारतीय सेना की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पहले गलवान और फिर तवांग में हुई झड़प से चीन ये अच्छी तरह जान गया है कि उसके सैनिक भारतीय जवानों के आगे कभी भी टिक नहीं पाएंगे और बिना हथियार के आमने सामने लड़ना तो उनके लिए मौत को दावत देने के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1996 में हुए भारत और चीन के बीच समझौते के मुताबिक दोनों देश सीमा पर गोलीबारी नहीं कर सकते। इसके साथ ही LAC के नजदीक 2 किलोमीटर के दायरे में हथियार ले जाने पर भी पाबंदी है। खबर है कि इसी वजह से गलवान और फिर तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई थी, जिसमें चीनी सैनिकों की हालत बेहद खराब हो गई थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन इसके बाद ही अपने सैनिकों के लिए एडवांस्ड बॉडी आर्मर यानी सुरक्षा कवच बनाने में जुटा है, ताकि उसे पहनने से उसके सैनिक घायल न हो सकें। ये बॉडी आर्मर शरीर के ज्यादातर हिस्सों को ढक लेगा, जिससे उन्हें सुरक्षा मिलेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि नकल करने में माहिर चीन यहां भी बाज नहीं आया। वो उसी तरह का सुरक्षा कवच बना रहा है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना पहले से करती आ रही है। उधर चीन के मुद्दे पर विपक्ष में 2 खेमे नजर आए, क्योंकि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा, जबकि समाजवादी पार्टी केंद्र सरकार के साथ खड़ी नजर आई। कांग्रेस चीन के मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करना चाहती है, जिसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोशिश भी की थी, लेकिन सफल नहीं हुए। या यूं कहें कि चीन के मुद्दे पर भी कांग्रेस को विपक्षी पार्टियों का साथ मिलता नजर नहीं आया। और इस मामले पर संसद से सड़क तक हमला करने वाली कांग्रेस अलग थलग पड़ गई। 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में हुई झड़प के मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर उंगली उठा रही। वो संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा की मांग कर रही है। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने भी चीन का मुद्दा उठाया और केंद्र की नीतियों पर सवाल खड़े किए। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सुर कुछ अलग ही नजर आए, क्योंकि चीन के मुद्दे पर वो राहुल के समर्थन में नहीं बल्कि सरकार के समर्थन में खड़ी हो गई। भारत की सेना पे जब भी कोई सवाल होगा, समाजवादी पार्टी भारत सरकार के साथ खड़ी है। मतलब एक और मोर्चे पर विपक्षी एकता तार तार होती नजर आई। वैसे चीन पर चर्चा की मांग करते हुए जब कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया था, तभी पता चल गया था कि विपक्ष की हर पार्टी की अपनी ढपली अपना राग है और कई पार्टियां इस मामले में कांग्रेस के पीछे पीछे नहीं चलना चाहती, क्योंकि कोई इस मामले में सरकार के साथ है तो कोई इसे अपना मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटा है। इस बीच खबर है कि बॉर्डर से जुड़े विवाद में आक्रामक रुख दिखा रहे चीन की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। अर्थव्यवस्था का हाल बताने वाले आंकड़े चीन के लिए बहुत बुरी खबर लेकर आए और चीन की अर्थव्यवस्था पिछले कई महीनों के अपने सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई। नवंबर में चीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन केवल 2.2% ही बढ़ा, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 5% था। रिटेल सेल में नवंबर में बहुत बड़ी गिरावट आई। रिटेल सेल करीब 6% कम हो गई। रिटेल सेल के आंकड़ों से पता चलता है कि वहां के लोगों के पास खरीदारी करने के लिए कितने पैसे हैं और वो बाजार में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। यह आंकड़ा बड़ा हो तभी अर्थव्यवस्था के बढ़ने की गुंजाइश बनती है। ऊपर से चीन की एजेंसियों की टेंशन इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि आने वाले महीनों में कोरोना वायरस के कारण हालात और बिगड़ने वाले हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि चीन की सरकार वहां के लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। इसीलिए वो बॉर्डर विवाद जैसे मुद्दे उछालकर नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। इधर अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह को ईडी ने समन्स भेजे। ईडी ने टॉलीवुड ड्रग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रकुलप्रीत को पूछताछ के लिए बुलाया और उन्हें 19 दिसंबर को पेश होने का नोटिस जारी किया। अभिनेत्री रकुलप्रीत से ईडी ने पिछले साल सितंबर महीने में टॉलीवुड ड्रग्स केस में पूछताछ की थी। इससे पहले तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों से भी ईडी ने इस मामले में पूछताछ की। इस बीच पंजाब पुलिस ने तरनतारन में एक थाने पर हुए आरपीजी अटैक मामले को सुलझाने का दावा किया। पंजाब पुलिस के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड लखबीर सिंह है, जो कनाडा में छिपा बैठा है। बताया गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी प्लानिंग सत्ता और गुरविंदर सिंह नाम के 2 आदमियों ने की थी। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर ब्रिटेन के रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के 1 लाख से ज्यादा नर्स हड़ताल पर उतर आए। ऐसा 106 साल में पहली बार हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में नर्सों ने हड़ताल की और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहां से सामने आए एक वीडियो में नर्स हाथों में पोस्टर लिए सड़क पर नारेबाजी करते हुए नजर आए। रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रशासन के मुताबिक 1 दशक में नर्सों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच तुर्की ने फाइटर जेट की ताकत वाला ऐसा ड्रोन तैयार किया जो हवा से हवा में मार कर सकेगा। इससे पहले तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन की ताकत यूक्रेन जंग में पूरी दुनिया देख चुकी है।
और अब तुर्की ने बारकताश TB2 ड्रोन से भी घातक ड्रोन बनाने का दावा किया। तुर्की के मुताबिक उसके नए बारकताश किजिलेल्मा ड्रोन में फाइटर जेट का दम है, यानी उसकी रफ्तार इतनी खतरनाक है कि उसके सामने कोई भी ड्रोन टिक नहीं पाएगा। तुर्की की सेना के लिए हथियार बनाने वाली कंपनी ने इस ड्रोन को उड़ाने का वीडियो भी जारी किया। कहा गया कि बिना पायलट वाला फाइटर जेट ड्रोन बारकताश किजिलेल्मा 5 घंटे तक लगातार उड़ सकता है और 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकता है। खबर है कि मलेशिया और इंडोनेशिया समेत कई देश तुर्की का ये नया ड्रोन खरीदना चाहते हैं। इससे पहले यूक्रेन जंग में भारी तबाही मचाने वाले तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन की भी डिमांड तेजी से बढ़ी थी। इधर दिल्ली के मॉडल बस्ती इलाके से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक सरकारी स्कूल की टीचर पर 5वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को पहली मंजिल से फेंकने का आरोप लगा, जिससे उस स्कूल में हड़कंप मच गया। बच्ची पर हमले के बाद क्लासरूम में सब कुछ तितर बितर मिला, यहां तक कि एक मेज पर खून के धब्बे भी दिखाई दिए। आरोप है कि टीचर ने 5वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को पहले कैंची से मारा और फिर गुस्से में उसे स्कूल की पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। मारा कैंची से और हमारे बाल काट ली थी। इस घटना की जानकारी जब बच्ची के माता पिता को मिली तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। हमले के बाद छात्रा को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने स्कूल पहुंचकर आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया। उधर अमेरिका में उठे ताकतवर तूफान ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई। वहां के मौसम विभाग का अनुमान है कि ये तूफान अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में तबाही मचाने के बाद अगले कुछ घंटों में मध्य पश्चिमी अमेरिका की तरफ बढ़ सकता है। और यही वजह रही कि वहां के लोगों को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि लुइसियाना के न्यू ऑरलीन्स शहर में इस ताकतवर तूफान के दस्तक देने के बाद हजारों लोगों को बिना बिजली के गुजारा करना पड़ा। तेज हवाओं के कारण हर जगह तबाही का मंजर देखने को मिला। कई इमारतें तूफान के गुजरने से ढह गईं। कई जगहों पर सालों से तनकर खड़े पेड़ भी नीचे गिरे मिले। सड़क पर खड़ी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। ताकतवर तूफान के गुजरने से कई इलाकों में बिजली के तार भी टूट गए, जिस वजह से कई हजार घरों की बत्ती गुल हो गई और वहां चारों तरफ अंधेरा छा गया। ऐसे में वहां राहत बचाव की टीमों ने अपना काम शुरू कर दिया। Few houses that are in there totally destroyed. कुछ इसी तरह के हालात मिसिसिपी में भी बन गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक अस्पताल की कई खिड़कियां टूटी नजर आईं। शहर में जगह जगह तूफान ने जमकर तबाही मचाई। तूफान ने किसी के सिर से छत छीन ली तो कई लोग इसकी चपेट में आने के कारण घायल हो गए। इस बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के खैरसोन शहर पर मिसाइलों की बरसात करके वहां के लोगों को खौफ से भर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि खैरसोन से खदेड़े जाने के बाद रूसी सेना बुरी तरह बौखला गई है और इसी बौखलाहट में वो खैरसोन के आम लोगों को भी निशाना बना रही है। यूक्रेन के मुताबिक रूस की तरफ से दागी गई मिसाइलें ऐसी इमारतों पर गिर रही हैं जिनमें लोग रहते हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने मिसाइलों से एक ही दिन में खैरसोन में 16 से ज्यादा हमले किए। जेलेंस्की ने इन हमलों को रूस की बर्बरता करार दिया। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से उनकी सेना ने रूसी सैनिकों को खैरसोन से खदेड़ा, उससे पुतिन की पूरी दुनिया में भद्द पिट गई और वो अब किसी भी कीमत पर यूक्रेन को सबक सिखाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उनकी मिसाइलें खैरसोन को खंडर में ही क्यों ना बदल दे। लेकिन रूसी सेना के हमले सिर्फ खैरसोन तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उसने डॉनबास और खार्किव में भी मिसाइलों से जोरदार वार किए। इधर कोलकाता के कई इलाकों में एक रहस्यमयी रोशनी देखी गई। वहां इस नजारे को कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद ये लोगों में चर्चा का विषय बन गया। करीब 5 मिनट तक ये रोशनी आसमान में दिखाई दी और फिर अचानक गायब हो गई। हालांकि ये रहस्यमयी रोशनी किस चीज की थी और कहां से आ रही थी, इसके बारे में पता नहीं चल पाया। उधर झारखंड के धनबाद में पाथरडीह रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी एक ट्रेन की एक बोगी में अचानक आग लग गई, जिससे वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए, क्योंकि आग की उठती विकराल लपटों ने थोड़ी ही देर में पूरी बोगी को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच पाथरडीह रेलवे स्टेशन के यार्ड में कुछ लोगों ने जलती बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया ताकि बाकी बोगियों को जलने से बचाया जा सके, और कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे, मगर आग इतनी तेजी से फैली कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इस बीच आईटी और बैंक के शेयरों में भारी बिकवाली की वजह से शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। एक दिन पहले सेंसेक्स 878 अंक गिरा था, जिसके अगले दिन भी शेयर बाजार में मजबूती नहीं दिखी और सेंसेक्स 460 अंक की गिरावट के साथ 61,337 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 412 अंक लुढ़ककर 18,272 पर सिमट गया। इस तरह 2 दिन में निवेशकों को करीब 5.5 लाख करोड़ का घाटा हो गया। उधर दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में लगी इमरजेंसी की वजह से माचू पिचू में मौजूद सैकड़ों सैलानी फंस गए। ये वो जगह है जिसे यूनेस्को ने हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है, जिसे देखने के लिए आए दुनिया भर के पर्यटकों की मुश्किलें पेरू में जारी हिंसक प्रदर्शन की वजह से बढ़ गईं। क्योंकि माचू पिचू तक पहुंचने के लिए इकलौते साधन यानी ट्रेन को प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया,
जिसकी वजह से वहां दुनिया भर से आए सैलानी अटक गए। असल में पेरू में राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो को पद से हटाने के बाद कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। पेरू के मीडिया का दावा है कि अब तक इनकी वजह से करीब 15 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद दिन ब दिन वहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि राजधानी लीमा की तरफ जाने के लिए माचू पिच्चू में लोगों की कतारें लगी हुई है, जिनके सामने अब खाने पीने का संकट भी सिर उठाने लगा है। माचू पिच्चू में फंसी एक विदेशी सैलानी ने आरोप लगाया कि वहां के होटल अब सैलानियों को खाने के नाम पर सिर्फ अंडे और कॉफी मुहैया करा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके पास खाने के सामान की सप्लाई फिर से शुरू नहीं होती, तब तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। हालांकि वहां के मेयर ने दावा किया कि सरकार से सैलानियों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की गई है, जिस पर जल्द फैसला ले लिया जाएगा। इधर मुंबई में हाईकोर्ट की रोक के बावजूद वहां बीच पर बैलगाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों की रेस का आयोजन किया गया। ये रेस एक दिन पहले आयोजित हुई, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। वहां से सामने आए एक वीडियो में कई बैलगाड़ियां और घोड़ा गाड़ियां रेस में दौड़ती नजर आईं, जबकि कुछ लोग मोटरसाइकिल और कार से इसका वीडियो बनाते दिखे। बैलगाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों की ये रेस काफी देर तक चलती रही। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसी रेस पर रोक लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद जब इसका आयोजन किया गया तो पुलिस के भी होश उड़ गए, जिसके बाद आनंद वानन में रेस के आयोजकों पर केस दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक इस रेस का आयोजन गोराई बीच पर एक दिन पहले किया गया था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस बीच एलोन मस्क ने अपने बेटे की जान पर खतरे का आरोप लगाते हुए कई पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिए। ट्विटर के मालिक की इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, क्योंकि जिन लोगों के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए गए वो कई मीडिया संस्थानों के जाने माने पत्रकार हैं। बताया गया कि उनमें कुछ मस्क से जुड़ी खबरों को ही कवर करते हैं, जबकि कई पत्रकार ऐसे भी हैं जो लंबे वक्त से एलोन मस्क की नीतियों का जमकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि बाद में मस्क ने इस कार्रवाई की वजह भी बताई। ट्विटर के मालिक के मुताबिक उनका बेटा जब अपनी कार में सवार था, तभी एक दूसरी कार इस तरह उसके पास पहुंची कि उनके बेटे की जान खतरे में पड़ गई, जिसके बाद मस्क ने आरोप लगाया कि कुछ पत्रकारों ने उनकी और उनके परिवार की लाइव लोकेशन शेयर की थी, जिससे ये घटना हुई। इसके साथ ही मस्क ने साफ किया कि वो अपनी आलोचना तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन परिवार की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। उधर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें वो अपनी ताकत दिखाते नजर आए। पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने सैकड़ों की संख्या में अपने लड़ाकों को यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए जंग में उतार रखा है। और उन्हीं का हौसला बढ़ाने के लिए कादिरोव ने फिर एक वीडियो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला, लेकिन इस बार वो अपने वीडियो में किसी चेचन लड़ाके की बहादुरी की तारीफ करते नहीं दिखे, बल्कि बेहद फिल्मी अंदाज में उन्होंने खुद को ही एक हीरो की तरह पेश किया। कभी वो ढेर सारी गाड़ियों के आगे कई पत्थरों और पानी के बीच दौड़ते नजर आए, तो कभी हवा में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दिए। वीडियो में एक जगह तो कादिरोव पहाड़ों के बीच निशाना लगाते भी दिखे। माना जा रहा है कि कादिरोव ने यह वीडियो जारी करके चेचन लड़ाकों को अपनी ताकत दिखाई और उन्हें यह संदेश देने की कोशिश की कि वो भी अपने कमांडर की तरह ही मजबूती से यूक्रेन की सेना से मुकाबला करते रहें। इधर फिल्म KGF चैप्टर 2 का म्यूजिक इस्तेमाल करने के मामले में राहुल गांधी को राहत मिल गई। उनके खिलाफ MRT म्यूजिक कंपनी ने यह शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके पास KGF चैप्टर 2 के राइट्स हैं। और इसी मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ इस मामले की जांच पर रोक लगा दी। MRT म्यूजिक कंपनी ने आरोप लगाया था कि बिना उनकी इजाजत के फिल्म के संगीत का इस्तेमाल भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो में किया गया। इस बीच विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदान को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर ट्वीट कर वीर जवानों को नमन किया। उधर अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के CEO ने छटनी का ऐलान कर दिया और जब कर्मचारियों ने CEO फ्रेड रायन से कंपनी से बाहर निकाले जाने पर सवाल पूछे तो उन्होंने सवालों को टाल दिया और कर्मचारियों को जवाब दिए बिना ही मीटिंग छोड़कर चले गए। द वॉशिंगटन पोस्ट के CEO फ्रेड रायन ने कर्मचारियों को बताया कि अगले साल की शुरुआत में ही छटनी की जाएगी, जिसके बाद से अखबार में काम करने वाले सभी कर्मचारी घबराए हुए हैं। इधर बिहार में छपरा के बाद सिवान में भी जहरीली शराब से लोगों की मौत होने के बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ विधानसभा से राजभवन तक मार्च निकाला। छपरा में 50 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद सिवान में भी जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की जान चली गई, जिसके विरोध में बीजेपी ने तीसरे दिन भी नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग करते हुए बीजेपी विधायकों ने राजभवन तक मार्च निकाला, जिसमें कुछ विधायक एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते रहे,
जबकि कई विधायक हाथों में नारे लिखे कागज लेकर मार्च में शामिल हुए। थोड़ी दूर जाने के बाद बीजेपी विधायक धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार जहरीली शराब से हुई मौतों का आंकड़ा छिपा रही है। 200 लोग से ऊपर की मृत्यु हुई है, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। राजभवन के गेट पर पहुंचने के बाद वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया। हालांकि बाद में उन्हें एक एक कर अंदर जाने दिया गया। इस दौरान वहां कुछ लोग पुलिस वालों से ही उलझ गए, लेकिन पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर हालात संभाल लिए। इस बीच बिहार का छपरा शराब कांड मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस मामले में कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें घटना की जांच के लिए एसआईटी बनाने के साथ मरने वालों के घर वालों को मुआवजा दिलाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका तब दाखिल हुई जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों के रिश्तेदारों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया। उधर चीन पर अमेरिकी नौसेना की तकनीक चुराने की कोशिश करने का आरोप लगा। खबर है कि ये जानकारी ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार हुए अमेरिका के एक पुराने पायलट ने दी। ये पायलट सालों पहले चीन चला गया था और आरोप लगा कि अमेरिका से भागे इस पायलट ने चीन की नौसेना को उस तकनीक की जानकारी दे दी जिसके बारे में वो सालों से पता लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये पायलट अमेरिका के T-2 बकाए विमान उड़ाता था। ये विमान कठिन परिस्थितियों में जंग लड़ने में माहिर होते हैं और इनका ज्यादा इस्तेमाल जंग की ट्रेनिंग देने में होता है। अमेरिका से भागकर चीन पहुंचे पायलट को इसी विमान को उड़ाने में महारत हासिल थी। यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिकी पायलट ने यही महत्वपूर्ण जानकारी चीन की नौसेना को दी। हालांकि वो पूरी तरह से इसके बारे में नहीं बता पाया और चीन की अमेरिकी विमान की तकनीक चुराने की कोशिश फेल हो गई। इस बारे में तब पता चला जब इस अमेरिकी पायलट को ऑस्ट्रेलिया से गिरफ्तार किया गया। इधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने बखमुत शहर में रूस के कब्जे वाले इलाकों में जोरदार हमले किए। बताया गया कि इन हमलों में पुतिन की फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने उस पर कई मिसाइलें दागी। यूक्रेन के मुताबिक बखमुत के जिन हिस्सों से रूसी सेना उस पर हमले कर रही थी, वहीं पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गईं। बताया जा रहा है कि इन मिसाइल हमलों में पुतिन की फौज को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा। रूसी सेना पर कहर बरपाने का एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें उसके कुछ जवान बखमुत के किसी इलाके में दुश्मन पर तोप से गोले बरसाते नजर आए। यूक्रेन के मुताबिक जिन सैनिकों ने खैरसोन से रूसी फौज को पीछे हटने पर मजबूर किया, उन्होंने अब यहां भी मोर्चा संभाल लिया। यूक्रेन का बखमुत शहर डोनेस्क का हिस्सा है। जंग की शुरुआत में ही पुतिन की सेना ने यहां के ज्यादातर हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन अब यूक्रेन खैरसोन की तरह बखमुत के साथ पूरे डोनेस्क को वापस लेना चाहता है। इस बीच सीबीआई ने पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी और भगोड़े मेहुल चोकसी पर 2 नई एफआईआर दर्ज कर ली। मेहुल चोकसी पर बैंकों के एक समूह से धोखाधड़ी के मामले में ये केस दर्ज किए गए, जिनमें उनके ऊपर बैंकों के एक समूह से 6,300 करोड़ रुपए की गड़बड़ी करने का आरोप लगा। मेहुल चोकसी अभी कैरिबियाई देश एंटीगा एंड बारबुडा में, जहां से उनके प्रत्यर्पण की कोशिश जारी है। उन पर नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है। उधर अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्लॉडीन गे नाम की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष चुनी गई। क्लॉडीन गे अगले साल जुलाई में अपना पद संभालेंगी और इसके साथ ही वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 30वीं अध्यक्ष बन गई। क्लॉडीन गे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर 2006 में शामिल हुई थी, जिसके बाद उन्हें अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद का जिम्मा सौंपा गया और जुलाई में पद संभालते ही क्लॉडीन हार्वर्ड की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष बन जाएंगी। इधर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के एक इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 1.5 करोड़ की चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान 3 आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसकी वजह से वो तीनों घायल होकर वहीं गिर गए, जबकि एक आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे भी धर दबोचा। इन चारों लोगों ने कुछ दिन पहले ही 1.5 करोड़ की चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। इस बीच गुजरात के बनासकांठा में पुल तोड़ते वक्त हादसा हो गया। इस भीषण हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो पुल ताश के पत्तों की तरह ढहता नजर आया। सामने आए वीडियो में एक खुदाई करने वाली मशीन पुल को धीरे धीरे तोड़ती दिखाई दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी पुल के बीच का हिस्सा अचानक टूट गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद नजर आया, यानी रिजाइन के लिए। और रिजाइन रूस का वो इलाका है जहां मौजूद एयरबेस पर 5 दिसंबर को धमाके हुए थे। ये बहुत अहम एयरबेस है, क्योंकि वहां परमाणु हथियार दागने वाले रूस के बॉम्बर तैनात रहते हैं। और तब दावा किया गया था कि धमाकों से रूस के कुछ बॉम्बरों को भी नुकसान पहुंचा था। तब यूक्रेन की एयरफोर्स के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से 2 तस्वीरें पोस्ट की गई थीं, जिनमें एक फोटो में रूस के एक बॉम्बर का कचूमर निकला हुआ दिखा भी था। उस पोस्ट में यूक्रेन की वायुसेना ने जश्न मनाते एक इमोजी के साथ लिखा था कि रिजाइन क्या हुआ, यानी कि यूक्रेन सीधे सीधे रूस का मजाक उड़ा रहा था, उसे पहुंचे नुकसान का जश्न मना रहा था।
और पुतिन पहले दिन से अपने परमाणु हथियारों का दम भर रहे हैं। ऐसे में उनके इतने अहम हथियार को चोट पहुंचेगी तो वो हाथ पर हाथ धरकर तो बैठे नहीं रहेंगे। इसलिए रूस ने भी यूक्रेन पर ड्रोन बरसा दिए और सीधे सीधे यूक्रेन से बदला लेने का ऐलान कर दिया। लेकिन रूस ने अचानक यूक्रेन पर वार नहीं किया, बल्कि उसने पहले ही बदला लेने की चेतावनी दे दी थी, जिसकी सैटेलाइट तस्वीर भी कुछ दिन पहले सामने आई थी। उस तस्वीर में रूस के एक एयरबेस में एक विमान खड़ा दिखा और नीचे रनवे पर रूसी भाषा में लिखा था डेथ टू द नाज़ीज, मतलब नाज़ियों की मौत। रूस यूक्रेन की ज़ेलेंस्की सरकार को नाज़ी ही बताता है और 24 फरवरी को उसने उस कथित नाज़ी सरकार से यूक्रेन के लोगों को आजाद कराने का ऐलान करते हुए यूक्रेन पर हमला कर दिया था। रूस के जिस एयरबेस की ये तस्वीर है वो उसके सरातफ इलाके में आता है। 5 दिसंबर को रूस के रिजाइन के साथ सरातफ इलाके में मौजूद एयरबेस पर भी धमाका हुआ था। रूस के ये दोनों ही एयरबेस यूक्रेन से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर हैं। रूस का दावा है कि उसके एयरबेस पर धमाके यूक्रेन ने किए थे। ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यूक्रेन अगर रूस के इतनी अंदर हर वक्त सुरक्षा के घेरे में रहने वाले संवेदनशील हवाई अड्डों पर हमला कर सकता है तो उसकी राजधानी मॉस्को को दहलाना तो यूक्रेन के लिए बाएं हाथ का खेल है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। 2023 में रूस की सेना 2 लाख सैनिकों के साथ यूक्रेन पर हमला करेगी। ये दावा यूक्रेन की सेना के चीफ और वहां के रक्षा मंत्री दोनों ने किया और आशंका जताई कि रूस नए साल के शुरुआती महीनों में ही यूक्रेन की राजधानी कीव समेत पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में बड़ा हमला करेगा। इससे पहले रूस यह ऐलान कर चुका है कि वो क्रिसमस के मौके पर भी युद्ध नहीं रोकेगा, जबकि ज़ेलेंस्की ने अपील की थी क्रिसमस के मौके पर रूस शांत हो जाए और उसकी सेना वापस चली जाए। लेकिन रूस ने साफ कर दिया कि वो जंग नहीं रोकेगा, जिसके बाद यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के लाखों सैनिक 2023 में यूक्रेन पर धावा बोलेंगे, जिसके लिए रूस में उन 2 लाख जवानों की ट्रेनिंग चल रही है जिन्हें यूक्रेन में तबाही की कहानी लिखने के लिए भेजा जाने वाला है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने हमले के समय का भी अंदाजा लगाया और बयान दिया कि रूस फरवरी में यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि अभी रूस अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। मतलब यह कि रूस नहीं रुकने वाला, वो ना क्रिसमस की परवाह करेगा और ना नए साल की, क्योंकि पुतिन ने ज़ेलेंस्की की क्रिसमस पर हमला रोकने की अपील को ठुकरा दिया है और नए साल में नए सिरे से जंग लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं, जिसका ट्रेलर पिछले 1 हफ्ते में दिख चुका है। क्योंकि पुतिन की सेना ने एक बार फिर कीव का रुख किया और उस पर आत्मघाती ड्रोन से हमला कर दिया। यूक्रेन को डर है कि केवल कीव ही नहीं, यूक्रेन का दक्षिण और पूर्वी हिस्सा भी पुतिन के प्रकोप का शिकार बनेगा, क्योंकि यूक्रेन के सेना प्रमुख ने बयान दिया कि 2023 के शुरुआती महीनों में रूस कीव पर नए सिरे से हमला कर सकता है, जिसके लिए वो करीब 2 लाख नए सैनिकों को तैयार कर रहा है। इसलिए यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई के लिए अपने सैनिकों को रेडी रखना होगा, क्योंकि 2023 में रूस 100% तैयारी के साथ वार करेगा। यूक्रेन के सेना प्रमुख को लग रहा है कि इस बार रूस का पहला टारगेट कीव होगा, क्योंकि पिछली बार यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को कीव में घुसने से रोक दिया था और इस बार पुतिन सारी कसर पूरी करेंगे। यूक्रेन के सेना प्रमुख का यह बयान उनका डर दिखाता है। जो सच हुआ तो अगले साल फरवरी में यूक्रेन की तबाही की एक नई कहानी लिखी जाएगी। हालांकि यूक्रेन रूस की इस तैयारी को उसकी बौखलाहट से जोड़ रहा है, क्योंकि जंग के 10वें महीने में भी यूक्रेन और रूस की सेना के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी है। यही नहीं, यूक्रेन का साथ देने वाले नेटो और यूरोपियन यूनियन भी रूस पर दबाव बनाने का मौका नहीं छोड़ रहे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने रूस पर दबाव बनाने के लिए नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया, जिसके लिए 27 देशों के राजदूतों के साथ कई दिनों तक बातचीत की गई, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने रूस पर नए प्रतिबंधों को मंजूरी दे दी, जिनके तहत रूस के 200 लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इसके अलावा रूस के खनन पर बैन लगा, साथ ही तेल निर्यात पर प्राइस कैप भी लगाया गया, जिसका मतलब यह कि यूरोपियन यूनियन ने रूस के तेल का रेट फिक्स कर दिया और अब वो अपनी मर्जी की कीमत पर तेल नहीं बेच पाएगा। यानी यूक्रेन समर्थक देश रूस पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। लेकिन पुतिन के तेवरों से लग रहा है कि उन पर लगाए गए सारे बैन बेअसर साबित हो रहे हैं। उधर अमेरिका के टेक्सास में एक F-35B फाइटर जेट लैंडिंग करते वक्त क्रैश हो गया। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसे वहां मौजूद किसी आदमी ने ही रिकॉर्ड किया था, जिसमें अमेरिका का एक F-35B लड़ाकू विमान रनवे पर लैंडिंग करता नजर आया। अमेरिका का ये फाइटर प्लेन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में माहिर है। मतलब ये कि F-35B लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर की तरह सीधा जमीन से ऊपर उठ सकता है और सीधा उतर भी सकता है। और नॉर्थ टेक्सास मिलिट्री बेस के रनवे पर F-35B ऐसा करता भी दिखा। लेकिन जैसे ही इस लड़ाकू विमान के पहियों ने रनवे को छुआ, उसका अगला हिस्सा जमीन से जा टकराया। इसके बाद फाइटर जेट से धुआं निकलने लगा। Oh, he just crashed. हादसे के बाद F-35B रनवे पर फिसलते हुए आगे बढ़ता दिखा और तभी उसमें सवार पायलट तेजी से बाहर निकला और फिर पैराशूट की मदद से सुरक्षित जमीन पर उतर गया। It was hovering down and then it bounced, lost balance.
बताया गया कि F-35B लड़ाकू विमानों में खास बदलाव करके इन्हें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है। यही वजह है कि इसे बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन इस हादसे की जांच में जुट गई। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन की जंग से जुड़ी। रूस ने ताल ठोककर यूक्रेन से बदला लिया है और इसी के साथ एक बार फिर शाहिद 136 ड्रोन ने जंग के मैदान में जबरदस्त एंट्री मारी है। रूस ईरान से मिले शाहिद ड्रोन से यूक्रेन को लगातार निशाना बना रहा है, लेकिन इस बार का हमला रूस के लिए काफी अहम था क्योंकि इस बार उसके ड्रोन पुतिन का मैसेज लेकर यूक्रेन पर टूटे। यह पुतिन के बदले का मैसेज था, उस एयरबेस अटैक का बदला जो इस महीने की शुरुआत में ही रूस पर हुआ था। दिसंबर शुरू होते ही रूस की एयरफोर्स के 3 हवाई अड्डों पर ड्रोन अटैक हुए थे और रूस ने उन ड्रोन अटैक का जिम्मेदार यूक्रेन को ठहराया था। इसलिए पुतिन ने ज़ेलेंस्की को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया और ड्रोन का जवाब ड्रोन से दे डाला, जिसके लिए रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर शाहिद ड्रोन छोड़ दिए। रूस का यूक्रेन को शाहिद ड्रोन से निशाना बनाना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस ड्रोन हमले में जो नया था वो ये कि इस बार ड्रोन अकेले नहीं आए। इस बार वो अपने साथ एक खतरनाक मैसेज लेकर यूक्रेन पर टूटे। ये मैसेज था पुतिन का। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर की गई उनमें मार गिराए गए एक शाहिद ड्रोन पर रूसी भाषा में बिल्कुल साफ साफ शब्दों में हाथ से फॉर रिजाइन लिखा नजर आया, यानी रिजाइन के लिए। और रिजाइन रूस का वो इलाका है जहां मौजूद एयरबेस। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि तुर्की के हमलों से घबराए सीरिया के कुर्द लड़ाकों को अमेरिका से मदद की उम्मीद है। सीरिया में अमेरिका की सेना सालों से ISIS के खात्मे की कोशिश कर रही है, जिसमें सीरिया में कुर्द लड़ाकों का संगठन SDF उसकी मदद करता है, खासकर उत्तरी सीरिया में, जहां SDF और अमेरिकी सेना एक गठजोड़ बनाकर ISIS के आतंकियों से लड़ते हैं। पश्चिमी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में SDF के नेता ने उम्मीद जताई कि अमेरिका कुर्द लड़ाकों के खात्मे में जुटे तुर्की से बात करेगा और उत्तरी सीरिया में कुर्द ठिकानों पर होने वाले हवाई हमले रोकेगा, क्योंकि कुर्द लड़ाकों ने सीरिया में अमेरिकी सेना का बहुत साथ दिया और अब SDF उसी का हवाला देकर अमेरिका से मदद मांग रहा है। क्योंकि पिछले 1 महीने से तुर्की उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। SDF के जिस नेता ने पश्चिमी मीडिया को इंटरव्यू दिया उसमें उसने तुर्की में होने वाले चुनाव का भी जिक्र किया और दावा किया कि एर्दोआन ने कुर्द लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन इसलिए चलाया क्योंकि वो तुर्की में रह रहे सीरिया के शरणार्थियों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। एर्दोआन के विरोधी तो ये तक कहते हैं कि इन शरणार्थियों में कई ISIS के आतंकी हैं। यानी SDF कह रही है कि ISIS के आतंकियों को बचाने के लिए तुर्की ने कुर्द लड़ाकों को मारने का ऑपरेशन चलाया, इसलिए अमेरिका को उसकी मदद करनी चाहिए और नेटो में उसके सहयोगी तुर्की को रोकना चाहिए। इधर गुजरात के बनासकांठा में पुल तोड़ते वक्त हादसा हो गया। इस भीषण हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो पुल ताश के पत्तों की तरह ढहता नजर आया। सामने आए वीडियो में एक खुदाई करने वाली मशीन पुल को धीरे धीरे तोड़ती दिखाई दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी पुल के बीच का हिस्सा अचानक टूट गया। जिसके बाद खुदाई करने वाली मशीन के साथ उसका ड्राइवर भी नीचे गिर गया। इस हादसे में ड्राइवर को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हालांकि जैसे ही वो नीचे गिरा, आसपास मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया। गनीमत यह रही कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई। बनासकांठा के कांकरेज में इस पुराने पुल को तोड़ा जा रहा था, लेकिन तभी यह हादसा हो गया। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर राजस्थान के किसानों ने धोखे का आरोप लगा दिया। पता चला कि मंच तैयार करने के लिए अलवर के किसानों की खड़ी फसल को रौंद दिया गया। मतलब यह कि बैठे बिठाए कांग्रेस ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली और बीजेपी को उन्हें घेरने का मौका दे दिया। राहुल की यात्रा राजस्थान के जयपुर से अलवर पहुंचने वाली है, लेकिन अलवर में मंच बनाने के लिए ऐसी जगह चुनी गई जहां सरसों की फसल खड़ी थी। लहलहाती फसल को रौंद कर मंच बनाया गया। जिस किसान की जमीन पर मंच बनाया गया उसे मुआवजा देने का वादा किया गया, लेकिन किसान को मुआवजा अब तक नहीं मिला। मुआवजा नहीं दे रहा। रोज टाल दें, सुबह देंगे, शाम को देंगे, कल देंगे। अभी तक 1 रुपया मुआवजा का नहीं दिया। 2024 की लड़ाई में कांग्रेस की उम्मीद बहुत कुछ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर टिकी है और इसी यात्रा के भूते वो मोदी मैजिक से लड़ने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेताओं की इस लापरवाही ने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा थमा दिया। अलवर में ही सफाई कर्मी भी कांग्रेस से नाराज हो गए, जिन्हें नरेगा के तहत सड़कों की सफाई के लिए बुलाया गया था। जिन सड़कों से राहुल की यात्रा गुजरने वाली है उन्हें चमकाने का काम इन मजदूरों से करवाया जा रहा है, लेकिन गांव से शहर आने पर हो रहे खर्च के कारण मजदूर भड़क गए। नरेगा के तहत काम करने वाले ग्रामीणों को उनके गांव या वार्ड में ही रोजगार देने का नियम है, लेकिन उन्हें शहर में सड़कों की सफाई के लिए बुला लिया गया। मजदूरों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्होंने अलवर नगर परिषद में हंगामा कर दिया। आरोप लगाया गया कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही।
उधर कोरोना विस्फोट से बेहाल चीन की सरकार वहां के लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने में जुट गई। खबर है कि वहां एक दिन में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई ताकि कोरोना वायरस से लड़ा जा सके। जो काम दुनिया भर की सरकारें करीब 2 साल पहले कर रही थीं, वो चीन ने अब जाकर शुरू किया। ऊपर से चीन को अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के हर उस देश से परेशानी है जो वैक्सीन बना रहा है। चीन की जिद है कि वो अपने देश में बनी वैक्सीन ही वहां के लोगों को लगाएगा, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि चीन के पास कोरोना वायरस से लड़ने वाली कोई कारगर वैक्सीन नहीं है। इसलिए अब तक उसने लोगों को वैक्सीन लगाने में तेजी भी कभी नहीं दिखाई। लेकिन अब जब लाखों लोगों की जान जाने की आशंका जताई गई, तब जाकर चीन की नींद टूटी। अब जाकर उसने रोजाना 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। इनमें भी सबसे पहले बीमारों और बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर ठग सुकेश चंद्रशेखर के लगाए आरोपों की जांच के लिए बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंप दी, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर के लगाए गए आरोपों को गंभीर बताया गया। इसके साथ ही विशेष जांच एजेंसी से इस मामले को सुलझाने की सिफारिश भी की गई। सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों की जांच के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई थी। इस बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों शेर के बच्चों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दिया कि शेर का एक बच्चा दुर्लभ बताया गया। जो वीडियो में शेरनी के साथ टहलता नजर आया। वीडियो में दिखाई दिया शेर का बच्चा सफेद रंग का है, जिसे बहुत दुर्लभ बताया जाता है। इस वीडियो को आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा ने ट्वीट किया, जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा और शेयर किया। उधर तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में अपनी ही पार्टी के झंडे का खंभा गिरने से एआईएडीएमके के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। और एआईएडीएमके पार्टी के कार्यकर्ता पर उस वक्त खंभा गिरा जब खंभे को मरम्मत के लिए नीचे उतारा जा रहा था। बताया गया कि कुछ महीने पहले ही इस खंभे पर पूर्व सीएम ईके पलनीस्वामी ने पार्टी का झंडा फहराया था। इधर कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मंच से अमिताभ बच्चन की एक टिप्पणी सियासी बवाल की वजह बन गई। अमिताभ बच्चन ने देश में अभिव्यक्ति की आजादी का जिक्र किया था, जिस पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए और दोनों एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश करने लगे। अमिताभ बच्चन ने बयान तब दिया जब वो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन में शामिल हुए थे। मंच पर हिंदी फिल्मों के कई बड़े कलाकार तो थे ही, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी थी। करीब आधे घंटे के भाषण में अमिताभ बच्चन ने फिल्मों के इतिहास के हर हिस्से की बात की, गुलामी के दौर में सिनेमा की भूमिका भी बताई और आजादी के बाद का माहौल भी सुनाया। लेकिन एक लाइन वो ऐसी कह गए जिस पर विवाद छिड़ गया। But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. लेकिन सिनेमा के शहंशाह की बात का मतलब सबने अपने अपने हिसाब से निकाल लिया। बीजेपी को लगने लगा कि अमिताभ बच्चन के निशाने पर ममता बनर्जी थी। और द्वितीय कथा, पोस्टपोन भायलेंस खाली अमिताभ बच्चन नয়, सारा भारतवर्षेर मानुष सचेतन मानुष खूब चिंतित। जबकि टीएमसी ने आरोप लगाया कि अमिताभ बच्चन का बयान देश के मौजूदा हालात पर है। इस बीच भारत और नेपाल मिलकर युद्ध की तैयारी करेंगे, जिसमें दोनों देशों के 650 सैनिक शामिल होंगे। माना जा रहा है कि नेपाल में होने वाली ये मिलिट्री ड्रिल चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से चीन लगातार नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने में जुटा है। इस दौरान उसने साजिश रचने का ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा जिससे नेपाल भारत से दूरी बना ले। कहा जाता है कि केपी शर्मा ओली जब नेपाल के प्रधानमंत्री थे, तब चीन काफी हद तक अपने प्लान में सफल होता भी दिख रहा था। माना तो ये भी जाता है कि चीन के ही दबाव में उस वक्त ओली ने नेपाल का विवादित नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत के कुछ इलाकों को नेपाल में बताया गया। हालांकि ओली के सत्ता से जाने के बाद चीन को फिर ऐसा मौका नहीं मिला और अब कहा जा रहा है कि नेपाल और भारत के सैन्य अभ्यास से उसके कलेजे पर सांप लौट जाएगा, क्योंकि सूर्य किरण नाम की इस मिलिट्री ड्रिल में दोनों देशों के 650 सैनिक हिस्सा लेंगे, जिसके लिए भारतीय सेना के जवान नेपाल के लुम्बिनी पहुंच गए। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूती देना है। इधर दिल्ली के रोहिणी हत्याकांड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां 50 साल की महिला की एक दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक आरोपी उस महिला पर गोली चलाता नजर आया। सामने आए वीडियो में वो अपने साथी के साथ एक घर के पास पहुंचता दिखाई दिया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने घर के अंदर मौजूद उस महिला से बहस शुरू कर दी, जो बाद में इतनी बढ़ गई कि उसने उसे गोली मार दी। आपके नशे में थे, वो यहाँ पे आए, उन्होंने देखा, मौके पे उन्होंने शॉट करके लेडी को और भागे वहां से। गोली लगने से जहां महिला की मौत हो गई, वहीं आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उस महिला की बहू के भाइयों ने उसे गोली मारी। जानकारी के मुताबिक महिला की बहू अपने साथ मायके से कुछ गहने लेकर आई थी, जिसको लड़की के भाई वापस मांग रहे थे, लेकिन जब उन्हें वो नहीं मिले तो बहस के बाद उन्होंने बहन की सास को गोली मार दी।
उधर खबर है कि स्पेन को ब्रिटेन ब्रिमस्टोन मिसाइल की ताकत से लैस कर सकता है, यानी ब्रिटेन जल्द ही नेटो के सदस्य देश स्पेन को अपनी ताकतवर ब्रिमस्टोन मिसाइल दे सकता है, जिसके लिए दोनों के बीच जल्द ही डील भी हो सकती है। खबरें हैं कि स्पेन की वायुसेना अपने यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट को ब्रिटेन की ब्रिमस्टोन मिसाइल से लैस करना चाहती है, ताकि अगर पुतिन नेटो पर नजरें डालें तो वो उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। हालांकि स्पेन की सीमा दूर दूर तक न तो रूस से जुड़ती है न ही यूक्रेन से मिलती है, लेकिन वो नेटो का सदस्य है। इसलिए स्पेन ब्रिटेन से ब्रिमस्टोन मिसाइल खरीदने की तैयारी में है, क्योंकि लंबी दूरी तक मार करने वाली ब्रिमस्टोन मिसाइल एक लेजर गाइडेड मिसाइल है जो आवाज की गति से भी तेज रफ्तार से हमला कर सकती है। दावा है कि जमीन और हवा दोनों में कहर बरपाने वाली ये मिसाइल अभी दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है, और अगर स्पेन और ब्रिटेन के बीच डील हो गई तो यूरोफाइटर टाइफून इस घातक मिसाइल से लैस हो जाएंगे, जिससे उनकी ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि यूरोफाइटर टाइफून दुनिया का सबसे एडवांस स्विंग रोल एयरक्राफ्ट है, यानी ऐसा विमान जो आसमान में उड़ते हुए बेहद तेजी से अपने मिशन सेट बदल सकता है, बल्कि वो एक साथ 2 अलग अलग मिशन को भी अंजाम दे सकता है। इस बीच हर बीतते दिन के साथ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ विरोध की आवाज तेज होती जा रही है। अब ईरान के मशहूर अभिनेता हमीद फर्रुखनिजाद खामनेई पर बरस पड़े और उन्हें एक पागल तानाशाह बता दिया, और खामनेई की तुलना रूस के स्टालिन और इटली के मुसोलिनी से कर दी। हमीद फारुखनिजाद ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा कि सभी तानाशाह खुद को भगवान समझते हैं, लेकिन असल में उनका दिमागी संतुलन खराब होता है। फारुखनिजाद ने खामनेई को यह चेतावनी तक दे दी कि अगर वो नहीं संभले तो उनका अंत बहुत बुरा होगा। ईरान में सितंबर में महसा अमीनी नाम की लड़की की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद से कोहराम मचा है। जो विरोध हिजाब के खिलाफ शुरू हुआ था वो अब सरकार से बगावत की शक्ल ले चुका है। ईरान में कई हस्तियां भी अब खुलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। यहां तक कि खामनेई के परिवार में ही दरार पड़ गई है। उनकी एक भांजी और बहन तक विरोध प्रदर्शनों का समर्थन कर चुकी हैं। उधर ईरान में फांसी से पहले मजीद रेजा नाम के एक प्रदर्शनकारी ने जब अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई तो सभी हैरान रह गए। उसने लोगों से अपील की कि जब उसे दफनाया जाए तो न कोई आंसू बहाए, न ही उसकी कब्र पर कुरान पढ़ी जाए, बल्कि लोग जश्न मनाएं और जश्न वाला संगीत ही उसकी कब्र के पास बजाया जाए। शादी को ना। ईरान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से मजीद रेजा को सरेआम फांसी दे दी गई। फांसी से पहले उसने लोगों से शोक की बजाय जश्न मनाने की अपील की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इधर छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए जा रहे मकानों को ढहा दिया गया। वन विभाग की इस कार्रवाई का वीडियो सामने आया, जिसमें बुलडोजर वहां बने मकानों को तोड़ता दिखाई दिया। बुलडोजर ने थोड़ी ही देर में मकानों को तोड़कर उन्हें मलबे में तब्दील कर दिया। इस दौरान कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा। विभाग को अतिक्रमण तोड़ने के लिए सहयोग प्रदान किया गया है, लेकिन पुलिस की मदद से वन विभाग की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को पूरा किया। उधर अफ्रीकी देश युगांडा में एक दरियाई घोड़े ने 2 साल के एक बच्चे को निगलने के बाद जिंदा उगल दिया, जिसमें बच्चे को मामूली चोटें आईं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चा अपने घर के पास खेल रहा था, तभी एक दरियाई घोड़े ने उसे निगल लिया, लेकिन कुछ देर बाद ही बच्चे को जिंदा उगल दिया। बताया गया कि जब दरियाई घोड़े ने बच्चे को निगला तभी वहां से गुजर रहे एक आदमी ने तुरंत उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो घबरा गया और उसने बच्चे को मुंह से उगल दिया। इस बीच खबर है कि परमाणु मिसाइल बनाने का दावा करने वाला उत्तर कोरिया अब उसे धार देने के लिए उसके इंजन पर काम कर रहा है। बताया गया कि उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी तक मिसाइल से वार करने के लिए एक नए इंजन का टेस्ट किया, ताकि किम की मिसाइलें पलक झपकते ही ज्यादा दूर तक उसके परमाणु बमों को दाग सके। उत्तर कोरिया की मिसाइलें लिक्विड फ्यूल इंजन पर चलती हैं, जो कि हमला करने के लिए ज्यादा वक्त लेते हैं। ये उत्तर कोरिया की मिसाइलों के इंजन की वो कमजोरी है जिससे अमेरिका किम की मिसाइलों को लॉन्च पैड पर ही ढेर कर सकता है। वहीं सॉलिड फ्यूल मिसाइलें जल्दी लॉन्च हो जाती हैं और उन्हें दुश्मन से छिपाना भी आसान होता है। इसलिए किम जोंग उन अब सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन पर दांव लगा रहे हैं। इधर खबर है कि दिल्ली से देहरादून के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे का काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून जाने में सिर्फ 2.5 घंटे लगेंगे। यानी पहले जो सफर करीब 7 घंटे में पूरा होता था वो आधे से भी कम वक्त में तय हो जाएगा। NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 210 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का एक एनिमेटेड वीडियो जारी कर इसकी खूबियों के बारे में बताया। एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने के बाद महज 2.5 घंटे में ये सफर तय हो सकेगा। बताया गया कि इसका काम 4 चरणों में पूरा होगा। दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होने वाला ये एक्सप्रेसवे बागपत और सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाएगा। 2024 में लोगों को एक बहुत अच्छी सुविधा
मिल पाएगी। जानकारी के मुताबिक इसमें 12 किलोमीटर का रास्ता जंगल के बीच से गुजरेगा, यानी ये एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा। NHAI ने दावा किया कि इससे न सिर्फ लोगों को लंबे जाम से निजात मिलेगी, बल्कि 4 राज्यों से होकर गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे से व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के कब्जे से छुड़ाए गए खैरसोन के कई हिस्सों में टॉर्चर चेंबर मिले। बताया गया कि पुतिन की सेना यहां यूक्रेन के सैनिकों और बच्चों को कैद कर रखती थी और उन्हें ऐसी सजा देती थी जो उनकी रूह कपा दे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक खैरसोन के जिन हिस्सों को यूक्रेन ने छुड़ाया वहां 10 से ज्यादा टॉर्चर चेंबर मिले। यूक्रेन का आरोप है कि इनमें एक टॉर्चर चेंबर केवल बच्चों को तड़पाने के लिए ही बनाया गया था, जहां यूक्रेन के कई बच्चों को भूखे रखकर मारा गया। यही नहीं, बताया गया कि इन टॉर्चर चेंबरों में पुतिन के जवान जंग में पकड़े गए यूक्रेन के सैनिकों पर कहर बरपाते थे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि खार्किव के कई हिस्सों पर कब्जा जमाने के बाद रूसी सैनिकों ने अलग अलग टॉर्चर चेंबर बनाए थे। खबर है कि यहां पर पुतिन के फौजी ज़ेलेंस्की के सैनिकों के अलावा यूक्रेन के आम लोगों को भी तड़पा कर मारते थे। इधर चीन और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर चिप का विवाद WTO तक पहुंच गया। चीन ने अमेरिका पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया, जिसमें खास तौर पर महीने भर पहले अमेरिकी संसद से पास हुए कानून को निशाना बनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले महीने $280 बिलियन यानी करीब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना को मंजूरी दी थी। यह अमेरिका का ऐसा प्लान था जिसने चीन के कारोबार को बहुत बड़ा झटका दिया। चीन इस कदर परेशान हो गया कि अमेरिका की शिकायत लेकर वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंच गया। बाइडेन ने सेमीकंडक्टर चिप के मामले में अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने का प्लान बनाया था। इसके लिए वो अमेरिका की कंपनियों की बड़े पैमाने पर मदद कर रहे हैं। अमेरिका को सेमीकंडक्टर चिप की चिंता तब सताई थी जब ताइवान पर चीन ने दबाव बनाना शुरू किया था, क्योंकि ताइवान ही सेमीकंडक्टर चिप बनाने के मामले में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अगर ताइवान का सेमीकंडक्टर चिप का कारोबार चीन की मुट्ठी में बंद हो गया तो अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका ने इस मामले में खुद को आत्मनिर्भर बनाने के प्लान पर काम शुरू कर दिया। लेकिन जो नियम बनाया गया उसके तहत बहुत सारी कंपनियों पर बैन भी लगाया गया। ये चीन की कंपनियां थीं जो अमेरिका में सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई करती थी। बाइडेन का मानना यह था कि इन कंपनियों पर बैन लगने के बाद ही अमेरिका की कंपनियों को पैर जमाने का मौका मिलेगा। लेकिन चीन ने आरोप लगाया कि यह कदम WTO के नियमों के खिलाफ है। सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल कंप्यूटर से लेकर घड़ी तक और कार से लेकर लैपटॉप तक सब कुछ बनाने में होता है। पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप का सबसे बड़ा ग्राहक अमेरिका ही है, लेकिन उसकी टेंशन यह है कि वो अब तक सेमीकंडक्टर चिप बनाने के मामले में काफी पीछे है। उधर आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी सरकार ने टीचरों को चुनाव की ड्यूटी से दूर रखने का फैसला किया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। 4 दिन पहले राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया था और इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक शिक्षकों को एकेडमिक कामों से ही जुड़े रहना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने इस फैसले का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि बीते दिनों टीचरों ने सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए हुए आंदोलन में अहम किरदार निभाया था, इसीलिए उन्हें इलेक्शन की ड्यूटी से दूर कर दिया गया। इस बीच मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में जमीन खिसकने में से 16 लोगों की मौत हो गई। कुआलालंपुर में हादसा एक कैंप साइट पर हुआ, जहां जमीन खिसकने से भारी तबाही मची, जिसमें एक 5 साल के बच्चे की भी मौत हो गई। हादसे के वक्त कुआलालंपुर में पर्यटकों के लिए बनाई गई उस कैंप साइट पर करीब 94 लोग मौजूद थे, जिनमें 53 लोगों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बचा लिया, जबकि 25 लोग लापता बताए गए। जमीन खिसकने की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने हादसे वाली जगह पर राहत बचाव के काम में 400 कर्मचारियों की टीम बनाकर तैनात कर दी, ताकि लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इधर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में 3 लोगों पर राहुल नाम के एक लड़के का अपहरण करने का आरोप लगा। राहुल ने आरोप लगाया कि उन्होंने फिरौती में उसके कुत्ते की मांग की और राहुल के भाई से कुत्ते को लाने के लिए कहा, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दे दी। पुलिस के डर से उन लोगों ने राहुल को अलीगढ़ में ही गाड़ी से उतार दिया। पूरे रास्ते यहाँ से लेकर अलीगढ़ से आगे तक मारपीट की गई। राहुल के भाई की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उधर खबर है कि इजराइल से दुश्मनी निकालने के लिए ईरान एक एयरलाइन को अपना मोहरा बना रहा है। वो इसके जरिए सीरिया और लेबनान के कुछ चरमपंथी संगठनों को हथियार पहुंचा रहा है। ये खबर इजराइल के एक अखबार ने छापी, जो कहती है कि ईरान की सेना महान एयर नाम की एक प्राइवेट एयरलाइन के जरिए सीरिया और लेबनान में चरमपंथी संगठनों को हथियार ट्रांसफर करवा रही है। महान एयर के ईरान की सेना से रिश्ते होने की वजह से अमेरिका ने 2008 में उस पर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन दावा है कि इसके बावजूद उसके हवाई जहाज ईरान से हथियार लेकर सीरिया और लेबनान जा रहे हैं। इजराइल की दिक्कत यह है कि सीरिया और लेबनान दोनों उसके पड़ोसी हैं। जहां एक तरफ ईरान सीरिया की सरकार का साथ देने के नाम पर वहां पैठ बना रहा है, वहीं वो लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का भी पूरा समर्थन करता है और हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं।
अब अगर घर के पड़ोस में दुश्मन हथियार पहुंचाने लगे तो इजराइल की त्योरियां चढ़ेंगी। इसलिए वो सीरिया और लेबनान के पास ईरान की तरफ से आते हथियारों की शिपमेंट पर हमले करता है। इस बीच खबर है कि इटली यूक्रेन को अपना खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांबा देने की ओर राजी हो गया। ये डिफेंस सिस्टम इटली और फ्रांस ने मिलकर तैयार किया है, जिसकी मांग रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन लंबे वक्त से कर रहा था। फ्रांस का दावा है कि मांबा ही वो डिफेंस सिस्टम है जो रूस के S-400 को मात दे सकता है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की फ्रांस से इसे मुहैया कराने की गुजारिश कई दिनों से कर रहे थे, लेकिन इटली अब जाकर इस पर सहमत हुआ। इटली की फौज का दावा है कि इससे लड़ाकू विमानों के अलावा क्रूज मिसाइलों तक को ढेर किया जा सकता है। यानी ये दुश्मन की तरफ से होने वाले किसी भी तरह के हवाई हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है, फिर चाहे वो कम ऊंचाई पर उड़ता लड़ाकू विमान हो या फिर ड्रोन, ये दोनों को मिट्टी में मिला सकता है। इससे निकलने वाली एस्टर मिसाइल 1 सेकंड में करीब 1.5 किलोमीटर की रफ्तार से वार करती है, जो 20 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को ढेर करने की काबिलियत रखती है। वहीं इसके रडार की मदद से 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद 10 टारगेट एक बार में तबाह किए जा सकते हैं। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लड़के आधी रात को कार में तेज आवाज में गाने बजाकर हुड़दंग करते नजर आए, जिनमें एक तो उस कार की छत पर बैठकर नाचता भी दिखाई दिया। पुलिस वालों के मुताबिक उस कार में बैठे सभी लड़कों ने शराब पी और रात करीब 3 बजे तक सड़क पर हंगामा किया। जो गाड़ी चला रहा था काफी ड्रिंक किए हुए था, छत पर बैठा हुआ था वो भी ड्रिंक किए हुए था। हालांकि पुलिस ने करीब 1.5 किलोमीटर तक उस कार का पीछा करने के बाद उसे किनारे पर रुकवाया और जब उस कार की अच्छी तरह से तलाशी ली गई तो उसमें शराब की बोतल और शराब से भरा एक गिलास भी बरामद हुआ, जिसके बाद उन लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए नशे की हालत में गाड़ी चलाने के आरोप में पुलिस ने जुर्माना भी लगाया। उधर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी में 5 बच्चे डूब गए, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और एक बच्चे के शव को नदी से बरामद कर लिया गया, जबकि बाकी बच्चों का पता नहीं चल पाया। बताया गया कि बच्चे नदी में नहाने गए थे, तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाए और नदी में बह गए। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि समंदर में चीन की दादागिरी को चुनौती देने के लिए वियतनाम ने भी मोर्चा खोल दिया है। दोनों देशों के बीच काफी लंबे वक्त से दक्षिण चीन सागर में मौजूद कुछ द्वीपों को लेकर तनाव है, क्योंकि चीन भी उन द्वीपों पर अपना दावा ठोकता है जिन्हें वियतनाम अपना बताता है। इसे लेकर ही दोनों देशों के बीच खींचतान जारी है, लेकिन अब वियतनाम ने भी ताइवान की तरह चीन को आंखें दिखानी शुरू कर दी। अमेरिका के थिंक टैंक CSIC यानी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक चीन की चालबाजी से निपटने के लिए वियतनाम साउथ चाइना सी में अपना विस्तार कर रहा है और इसके लिए वो अपने कब्जे वाले द्वीपों के पास समंदर की गहराई बढ़ा रहा है ताकि उसके जंगी जहाज वहां पर आसानी से रुक सके। पश्चिमी मीडिया का यह भी कहना है कि वियतनाम अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में भी जुटा है। वैसे तो वो सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदता है, लेकिन अब उसने अमेरिका से भी हथियार खरीदने की तैयारी कर ली है। मतलब ये कि चीन के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका से वियतनाम अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है। उधर ऑस्ट्रेलिया और जापान के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने का ऐसा तरीका इजाद करने का दावा किया जिससे वो तेजी से चार्ज होंगी और उनकी कीमत भी घटेगी, जो कि बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी ही उनके रास्ते का वो रोड़ा है जो उन्हें तेल से चलने वाली गाड़ियों से रेस में आगे नहीं निकलने दे रहा। अभी ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियां लिथियम आयन बैटरी से चलती हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस तगड़ी नहीं है और ना ही वो टिकाऊ हैं। अगर ये समस्या सुलझ गई तो लोग तेल से चलने वाली कारों को टाटा बाय बाय कहकर बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को चुनेंगे। इससे प्रदूषण से राहत मिलेगी और ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जा सकेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने अगली पीढ़ी की बैटरी बनाने का ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिससे सैकड़ों चार्जिंग साइकिल के बाद भी वो दम नहीं तोड़ेंगी, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में क्रांति आ जाएगी। इधर भारत और बांग्लादेश के बीच जारी टेस्ट मैच की दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा ने शतक जड़ दिया। वहीं सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने भी 110 रन की पारी खेली और इन्हीं पारियों की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 513 रन का टारगेट दिया। दूसरी पारी में पुजारा ने नाबाद 102 रन बनाते हुए 4 साल बाद टेस्ट मैच में शतक जड़ा। वो इस टेस्ट मैच की पहली पारी में 90 रन पर आउट हो गए थे। खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है? सौबात की एक बात कही सोज ने, उसको खुददारी का क्या पाठ पढ़ाया जाए, भीख को जिसने पुरस्कार समझ रखा है। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौबात की एक बात का।